नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। और आज हम लोग महा मैराथन के अंदर एक अध्याय और कंप्लीट करने वाले हैं। आज हमारे अध्याय का नाम है नगरपालिका वित्त और नगरपालिका निधि। धारा 76 से 89 पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आप लोगों के लिए आज से करंट अफेयर की क्लास जो है शुरू कर दी गई है। बताइए, सबसे पहले बताइए करंट अफेयर की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। कंटिन्यू रखेंगे हम लोग उस क्लास को। डेली आप लोगों को 20 क्वेश्चन व्याख्या सहित करवाए जाएंगे। अनुपम श्रीकांत, राधुलाल, नवीन शर्मा जी, सोनू वर्मा, हासन भक्तिधाम, मोहित गुजर, राधुलाल, सूर्यवंश, मोगी। चलिए, एक बार आप लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। जो भी विद्यार्थी चैनल के ऊपर नए हैं, सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करें सेशन को। सभी विद्यार्थी सुन रहे हैं, सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए, करंट अफेयर की क्लास जो है वो आप लोग की डेली लगेगी, लेकिन आज जैसे मान लीजिए कि आपको उसमें 40 मिनट लगे हैं, कल हम लोग उसको 15 से 20 मिनट में ही जो है उसको कंप्लीट कर देंगे, है ना। क्योंकि मेरे पास में वर्कलोड ज्यादा है, तो मैंने थोड़ा सर को जो है वो डिवाइड किया है। मतलब मेरी जो शक्तियों का प्रत्यायोजन है वो महेंद्र सर को जो है वो किया है कुछ समय के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की बहुत बेहतरीन क्लास को। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं नगरपालिका वित्त और नगरपालिका निधि के बारे में। ठीक है, धारा 76 से 89 तक हम लोग पढ़ेंगे। एप्लीकेशन आप लोग को डाउनलोड करनी है, प्ले स्टोर पर जाइए, टाइप कीजिएगा आरएस बाबा दीपक सर। अब वो समय आ चुका है जब आप लोग को टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करनी है। आप लोगों ने अगर कुछ भी पढ़ रखा हो, जैसे एक विद्यार्थी का मेरे पास में कॉल आया, सीकर में किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर वो पढ़ रही है, और उसने कहा कि सर स्कोर नहीं हो पा रहा है। कितनी टेस्ट सीरीज सॉल्व की है? बोला सर अभी तो ज्यादा टेस्ट सीरीज तो नहीं हो पाई है। शुरुआत में मैंने जो थे काफी सारे टेस्ट सॉल्व किए थे, अब मार्क्स उसमें कम आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि मतलब आप प्रैक्टिस जो है वो मैक्सिमम कीजिए, बहुत सारे प्रैक्टिस जो है वो आप लोग कीजिए, ताकि आप लोगों का अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। पार्ट ए प्लस बी जो है वो आप लोगों को वीडियो कोर्स अवेलेबल है। इसके साथ में आपको ए प्लस बी की टेस्ट सीरीज दी जाती है। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस पेपर्स मिलते हैं आप लोगों को 999 के अंदर। आप लोगों के लिए पार्ट ए जो है वो भी अवेलेबल है, वीडियो कोर्स है। पार्ट ए प्लस बी का टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज अवेलेबल है 799 के अंदर। और आप लोगों के लिए पार्ट बी जो है इसका भी वीडियो कोर्स अवेलेबल है। इसके साथ में आप लोगों को पार्ट ए प्लस बी की टेस्ट सीरीज दी जाती है। मतलब जितने भी वीडियो कोर्स है आप लोगों को टेस्ट सीरीज जो है वो जरूर दी जाती है। देखिए, ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें कुछ जादू होने वाला है। 1 या 2 दिन के अंदर इसमें कुछ जादू होने वाला है, और आप लोग कहेंगे वाकई में सर आपने इस टेस्ट सीरीज के अंदर जादू कर दिया है। मतलब गजब की नॉलेज आप लोगों को इसके अंदर मिलने वाली है। ठीक है, इस टेस्ट सीरीज को लेने के लिए आपको पूरी प्राइस पे करने की जरूरत नहीं है। आप लोग 299 के अंदर इस टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं, जिसमें पार्ट ए भी कवर हो रहा है और पार्ट बी भी कवर हो रहा है। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। एक टेस्ट में 120 एमसीक्यू होते हैं। 20 टेस्ट है तो आप लोग देख सकते हैं कि 2400 2500 क्वेश्चंस की आप लोग की प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, 2500 क्वेश्चंस जो है वो आप लोग को यहां से प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज ये भी है, इसमें हम लोगों ने 1000 एमसीक्यू जो है वो कवर किए हैं। पार्ट बी की ये टेस्ट सीरीज है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। ये टेस्ट सीरीज आपको मात्र 199 के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। मैं अभी भी कह रहा हूं, 14 मई की एग्जाम डेट निकलने के बाद अफसोस नहीं करना है। ऐसी कोई परिस्थिति मत छोड़ना ताकि आप लोग को बाद में अफसोस करना पड़े कि हम लोग अगर थोड़ा सा ये भी कर लेते ना तो हमारे 3 क्वेश्चन और सही हो जाते। वो गुंजाइश नहीं छोड़नी है। सब तरफ से जो है आप लोग को अच्छे से मेहनत करनी है। ठीक है, संपूर्ण पाठ्यक्रम की टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए केवल और केवल 99 रुपीज में अवेलेबल है। आप लोगों के लिए इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम में से कुछ भी, मतलब पूरे सिलेबस में कहीं से भी हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल दीपक सर ऑफिशियल, और सुबह आ रही है आपकी मनपसंद एमसीक्यू 500 एमसीक्यू। कल सुबह एक सेशन लेकर आप लोग के साथ में शेयर कर दी जाएगी। 500 एमसीक्यू जो है कल आप लोग के साथ में एक सेशन लेके शेयर कर दी जाएगी। इसमें व्याख्या सहित मिलेंगे। कितनी प्राइस रखें बताओ इसकी प्राइस कितनी रखें? कोई प्राइस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई प्राइस नहीं है। मार्केट के अंदर किताब भी लेके आते हैं, उसके अंदर भी ऐसा मैटर नहीं होगा। कल जो आपको मिलने वाला है गजब का जो है, इसको पीडीएफ को तैयार किया गया है। दीपक सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग को डेली क्विज जो है वो यहां पर क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अध्याय 5 से। अध्याय 5 क्या कहता है? अध्याय 5 कहता है कि धारा 76 से 89 तक है ये नगरपालिका वित्त और नगरपालिका निधि। सेशन को एक बार आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। जो भी विद्यार्थी चैनल के ऊपर नए हैं, सेशन को नए हैं एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। करंट अफेयर की क्लास एकदम मस्त है। ठीक है, थोड़ा सा और भी कम समय के अंदर जो है हम लोग उसको कवर करेंगे। हाँ बिल्कुल, कोई प्राइस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाई जा रही है।
मयूर पुरोहित, बबीता कुमारी, रिया शर्मा, ठीक है, शर्मा जी, नवीन शर्मा, लकी रॉय, मयूर पुरोहित, मंजोता, मोहित गुजर, बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर दीजिए। धारा जो है 76 से 89 तक आप लोग को पढ़ना है, नगर पालिका वित्त और नगर पालिका निधि को। जल्दी से याद कर लीजिए इसको। काजल गिल, काजल गिल, देखिए आप लोगों के लिए ईआरओ के नोट्स हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए हैं। इससे पहले आप लोगों के पास में लगभग 450 एमसीक्यू की पीडीएफ होगी, उस पे भी जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को अवेलेबल करवाई है। आरएस बाबा विजन डॉक्यूमेंट, मतलब पढ़ने का जो मैटर है पार्ट बी के लिए वो पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को अवेलेबल करवाया गया है, ठीक है। चलिए, करंट अफेयर क्लास आपकी शाम को 9 बजे होगी, ठीक है। नेहा माहेश्वरी, मयूर पुरोहित, बिल्कुल शर्मा जी, सीकर से राम राम। अच्छा, शर्मा जी हमारे पास में एक और आ चुके हैं। देखिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज सबसे पहले धारा 76 को। देखिए धारा 76 क्या कहती है पहले वो समझिए, इसके मर्म को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य वित्त आयोग, देखिए वित्त आयोग जो है जैसे केंद्रीय वित्त आयोग होता है और राज्य वित्त आयोग होता है, ये राज्य वित्त आयोग अलग है जो धारा आप लोग 76 में पढ़ रहे हैं, है ना। देखिए एक तो केंद्रीय वित्त आयोग जिसका उल्लेख आर्टिकल नंबर 280 के तहत किया जाता है, अनुच्छेद 280 के तहत। जब हम लोग राज्य वित्त आयोग को पढ़ते हैं तो राज्य वित्त आयोग के अंदर भी हम लोग दो तरीके से पढ़ते हैं। एक तो पंचायती राज के लिए पढ़ते हैं 243I, 243I, और जब नगर पालिकाओं के लिए पढ़ते हैं तो 243Y। अब आप लोग पूछेंगे कि सर ये धारा के अंदर कैसे आ गया है 76? देखिए बेसिकली जितना भी म्युनिसिपैलिटी है इसको मैनेज करने के लिए नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंदर बनाया गया था। ये अधिनियम 11 सितंबर 2009 को पब्लिश हुआ और फिर 15 सितंबर 2009 को ये लागू भी हो गया। उसी अधिनियम की धारा 76 में राज्य वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। तो ये तमाम आर्टिकल के साथ में इनको याद करिएगा, ओके। फिर देखिए पॉलिटी की, चलिए ठीक है, आप लोग बातचीत मत करिए, ध्यान दीजिए इधर। नवल कुमार बैरवा, ठीक है, नवल कुमार बैरवा कह रहा है अध्याय 5, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे देखिए, राज्य वित्त आयोग के बेसिकली दो कार्य हैं। पहला कार्य है राज्य वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनर्अवलोकन कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। और रिव्यू करते ही क्यों है? ताकि उसकी स्थिति में सुधार कर सके, इसलिए रिव्यू कर सकता है वो। दूसरा काम है राज्य वित्त आयोग के द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट ज्ञापन सहित, मतलब मेमो सहित, मेमोरेंडम जो होता है, मेमो सहित राज्य विधानमंडल में रखी जाए। ये मेमो क्या होता है? मेमोरेंडम होता है कि बेसिकली जो रिपोर्ट है इसका एक समराइज मटेरियल आप लोग कह सकते हैं कि पूरी रिपोर्ट में आखिरकार क्या लिखा हुआ है, इसके सरसरी तौर पर जिस चीज के बारे में लिखा जाता है इसको हम लोग कहते हैं ज्ञापन, मेमो। तो राज्य वित्त आयोग के दो काम हैं, एक तो है राज्य वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति सुधारने का काम करता है वो, दूसरा जो भी रिपोर्ट सौंपी गई है राज्य विधानमंडल के द्वारा उसको ज्ञापन सहित राज्य विधानमंडल में रखी जाती है। अच्छा अब देखिए पहले कार्य में देखिए, राज्य व नगर पालिका के बीच कर है, मतलब टैक्स है, कोई भी जो है ड्यूटीज है, फिर टोल टैक्स वगैरह है, फिर फीस वगैरह है, उनका वितरण करना। फिर है राज्य की संचित निधि में से नगर पालिका सहायता अनुदान का वितरण करना। कौन करेगा? राज्य वित्त आयोग करेगा। तो राज्य वित्त आयोग हमेशा फाइनेंस को डिस्ट्रीब्यूट करता है बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड म्युनिसिपैलिटी। इसी क्रम के अंदर जो राज्य की संचित निधि है उसमें से नगर पालिका की सहायता अनुदान के लिए वितरण कौन करता है? राज्य वित्त आयोग करता है। नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु सुझाव देता है तथा राज्यपाल को सिफारिश भी करता है। तो राज्य वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए राज्यपाल को क्या करता है? सिफारिश भी करता है, ठीक है। चलिए क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट देखिए धारा 77, धारा 77, बिल्कुल हर्षा चंदोरा नमस्ते। लगता है सेशन को आप लोगों ने शेयर नहीं किया है, एक बार आप लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। सर मैं तो आपकी टेस्ट सीरीज से तैयारी कर रही हूँ, बिल्कुल करिए आप लोग, कोई प्रॉब्लम आती है तो बताइएगा। फतेलाल मीना, ठीक है, ओके। गिल, ये कमेंट किसका था? काजल गिल का, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए तो राज्य वित्त आयोग का उल्लेख कहां पर है? धारा 76 के अंदर है। नेक्स्ट देखिए सर प्लीज आप अच्छा ठीक है, चलिए धारा 77 देखिए, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन क्या है? राज्य वित्त आयोग ने जो सिफारिशें की हैं उनका क्रियान्वयन किस प्रकार से होगा? आयोग की सिफारिश के पश्चात राज्य सरकार का कार्य है, मतलब जब आयोग ने सिफारिश कर दी है तो फिर राज्य सरकार का क्या कार्य है वो देखिए। जितने भी टैक्स हैं, जितने भी शुल्क ड्यूटीज वगैरह हैं, टोल टैक्स वगैरह है, फीस है,
इनके शुद्ध आगमन के वितरण को मंजूरी प्रदान करना। देखिए कितना वितरित किया जाएगा ये तो है काम राज्य वित्त आयोग का, लेकिन उसके लिए फाइनली परमिशन देना ये किसका काम है? ये राज्य सरकार का काम है। ठीक है, तो ये काम किसका है? राज्य सरकार का है। फिर है कि राज्य की संचित निधि में से सहायता अनुदान को मंजूरी प्रदान करना, ये किसका काम है? राज्य सरकार का काम है। नगर पालिकाओं की स्थिति सुधारने हेतु अन्य उपाय करना, ये भी किसका काम है? राज्य सरकार का काम है। मतलब मंजूरी फाइनली जो वर्डिक्ट आएगा, फैसला है, वो राज्य सरकार के हाथों में है। याद रखिएगा इसको। आगे देखिए धारा 78 क्या कहता है? राज्य सरकार से वित्तीय सहायता। अब राज्य सरकार से वित्तीय सहायता की जरूरत ही क्यों है? देखिए म्युनिसिपैलिटी फंड जो है वो इतना सफिशिएंट नहीं होता है, वहां पर काम बहुत ज्यादा होता है लेकिन फंड उनके पास में नहीं होता है। इसलिए जब भी स्टेट गवर्नमेंट अपने बजट को अनाउंस करती है तो उस बजट के अंदर म्युनिसिपैलिटी फंड के लिए एक अलग से सब्सिडी अनाउंस करती है कि भाई हम लोग जो है वो इतना अनुदान करेंगे, किसके लिए? म्युनिसिपैलिटी के लिए। ठीक है, तो देखिए कि राज्य सरकार समय समय पर नगर पालिकाओं को अनुदान या वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। राज्य सरकार अनुदान या सहायता देने के लिए योजना निर्मित कर सकेगी तथा उसे नगर पालिका के विभिन्न वर्गों में विभाजित कर सकेगी। क्या कह रही है? जब भी राज्य सरकार को नगर पालिका क्षेत्र के अंदर कोई पैसा खर्च करना हो, इसीलिए वो योजना का निर्माण करेगी। जैसे मान लीजिए हम लोग बात करें कि राज्य सरकार के द्वारा कोई टाउनशिप प्रोग्राम जो है वो शुरू कर दिया गया है, कहां पर? नगर पालिकाओं के अंदर। और फिर राज्य सरकार ने ये कहा कि एक काम कीजिए, इसका 60% पैसा आप दीजिए, 40% पैसा हम देंगे। इसमें क्या हुआ? उस नगर पालिका का विकास भी हुआ और राज्य सरकार से अनुदान भी मिल चुका है। ठीक है, तो यहां पर यह कह रहा है कि राज्य सरकार अनुदान या सहायता देने के लिए योजना का निर्माण कर सकेगी, उसे नगर पालिका के विभिन्न वर्गों के अंदर, ठीक है, अलग अलग क्लास के लिए डिफाइन जो है वो कर सकती है। राज्य सरकार नगर पालिका की वार्षिक योजना में पूर्णतः या अंशतः अनुदान दे सकती है। अब वार्षिक योजना हर साल के लिए होती है, राज्य सरकार चाहे तो उसको कंप्लीटली जो है वो फंड कर सकती है या फिर पार्शियली, अंशतः जो है वो भी फंड कर सकती है। ठीक है, चलिए बिल्कुल 78 में क्या लिखा हुआ है? राज्य सरकार से वित्तीय सहायता। आपको पता होना चाहिए, ये मान के चलिए कि आपके इस एक्ट के अंदर 344 धाराएं हैं, लगभग 250 धारा आपको पता होनी चाहिए। 250 सेक्शंस आप लोग को पता होनी चाहिए इस एग्जाम के लिए। एग्जाम देखिए छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, आप नगर पालिका का राजा बनने जा रहे हैं। और अगर आपने इस एग्जाम को हल्के में लिया तो हल्की चीज जो है हवा में उड़ जाती है। समझते हैं आप लोग? जैसे मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर है, तो ओवर कॉन्फिडेंस में है, वो हल्का हो चुका है और जैसे पेपर आएगा वो उड़ जाएगा। भारी स्टूडेंट क्या करेगा? बार बार चीजों को रिवाइज करेगा। 250 धाराएं आपको पता ही होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए धारा 79 नगर पालिका निधि। पूरे एक्ट में जिस निधि का उल्लेख हम लोग करते हैं उसको हम लोग कहते हैं नगर पालिका निधि का। सर जी इसमें अनुदान भामाशाह भी दे सकते हैं क्या? नहीं, राज्य सरकार का अनुदान है, ये भामाशाह का अनुदान नहीं है, केवल और केवल राज्य सरकार का अनुदान है। ठीक है संजू शर्मा, ओके, मयूर पुरोहित, लक्ष्मी मीणा, ओके। चलिए नगर पालिका निधि देखिए, नगर पालिका के द्वारा वसूल करने योग्य समस्त धन या वसूल किया गया समस्त धन, या तो मान लीजिए कि वसूल करने योग्य है कि भाई इसको वसूल किया जाएगा या वसूल कर चुके हैं, नगर पालिका निधि में वो पैसा जमा हो जाएगा। नगर पालिका प्रतिवेदन को, प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट को सुकर मतलब अच्छा बनाने के लिए नगर पालिका अधिनियम के अधीन नगर पालिका प्राप्तियां और व्ययों का लेखा तैयार करेगी। भाई देखिए क्या करेगी, म्युनिसिपैलिटी जो है वो कितना खर्च हुआ है और कितना आया है, कितना खर्च हुआ है मतलब व्यय और आय कितनी हुई है, इसका एक पूरा का पूरा अकाउंट, लेखा मतलब अकाउंट जो है इसका रखा जाएगा। इस धारा में प्रयोजन के लिए, इस धारा में प्रयोजन के लिए, प्रयोजन मतलब नगर पालिका निधि के लिए, प्रयोजन के लिए नगर पालिका की समस्त वाणिज्यिक परियोजनाएं इसमें शामिल होंगी। ध्यान रखना जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज है। अब नगर पालिका के अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज क्या क्या हो सकती हैं वो सोचिए। जैसे मान लीजिए बाजार वहां पर लग गए हैं, दुकानें वहां पर चल रही हैं, ठीक है, और उनके लिए कोई योजना वहां पर घोषित है, तो उनसे जो भी पैसा आता है वो भी कहां पर जमा हो जाएगा? नगर पालिका निधि में जमा हो जाएगा। लेखा शीर्ष, लेखा शीर्ष को हम लोग कहते हैं अकाउंट हेड, लेखा शीर्ष को हम लोग कहते हैं अकाउंट हेड, ओके। लेखा शीर्ष को राजस्व लेखा और पूंजी लेखा, ठीक है। अब राजस्व लेखा अकाउंट हेड क्या होता है? बेसिकली मान लीजिए कि मेरे पास में कोई भी कॉपी है ना, मेरे पास में कोई भी रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया।
उस रिकॉर्ड को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया कि भाई देखिए मेरे पास में कोई जो है रिकॉर्ड रखता हूं मैं, उस रिकॉर्ड को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक तो मैं कह रहा हूं कि एक तो रेवेन्यू वाला पार्ट है और एक है कैपिटल वाला पार्ट। अब देखिए इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है वो समझिए, तभी आप लोग इसको समझ पाएंगे कि जो भी अकाउंट होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, राजस्व लेखा और पूंजी लेखा के अंदर क्या होता है वो समझिए। इसको कहते हैं हम लोग राजस्व लेखा, इसको हम लोग कहते हैं पूंजी लेखा। देखिए राजस्व लेखा में हम लोग उन एसेट्स को रखते हैं जिसमें पैसा खर्च होता है या पैसा आता है, तो किसी भी एसेट का निर्माण नहीं होता है, मतलब किसी भी भौतिक वस्तु का निर्माण नहीं होता है, भौतिक वस्तु का निर्माण नहीं, कोई फिजिकल थिंग नहीं होती है, ठीक है, वो नहीं होती है। अच्छा, पूंजी में क्या होता है, कैपिटल के अंदर कोई एसेट निर्मित होता है, जैसे मान लीजिए कि पुल बना दिया है ना, कोई ब्रिज जो है वो बना दिया है, मान लीजिए रेलवे लाइन बना दी है, कुछ भी बना दिया है, तो कोई फिजिकल थिंग जो है वो बनकर तैयार हो रही है, तो हमने पैसा खर्च कहां पे किया है, उसको हम लोग कहते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और उससे जो पैसा आएगा, जो ब्रिज बना है, मान लीजिए किराया वहां से आ रहा है, टोल आ रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कैपिटल क्या कहेंगे, इनकम कहेंगे। ठीक है, इस पे पैसा खर्च हो रहा है, कैपिटल किसको कहेंगे, एक्सपेंडिचर, पैसा आ रहा है, कैपिटल इनकम कहेंगे। यहां पर देखिए जब हमने टैक्स लगाया है ना, और जो टैक्स से पैसा आ रहा है उसको हम लोग कहेंगे रेवेन्यू कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन कहेंगे हम लोग। ठीक है, अब किसी को ब्याज हमने दे दिया है तो वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, अब कोई फिजिकल थिंग निर्मित नहीं हो रही है। समझ में आ गया? अब आप लोग को यहां पे समझ में आएगा, लेखा शीर्ष को राजस्व लेखा और पूंजी लेखा में विभाजित किया जाएगा तथा प्राप्तियों और व्यय की समस्त मदों में इनमें उचित प्रकार से रखा जाएगा। बोलिए समझ में आ गया है? इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है क्या? एग्जाम में हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के दे दे, तो आपको फंसने की जरूरत नहीं है वहां पर। ये मान लीजिए कि वो राजस्व लेखा की बात कर रहा है, पूंजी लेखा की बात कर रहा है, इसको मान लीजिए इनडायरेक्टली वो कहता है, तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? विक्रम, राज आर एस ओपी, मयूर पुरोहित, बोलिए समझ में आ रहा है आप लोगों को? नेहा माहेश्वरी ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड। अनुराधा शर्मा क्लियर है, ओके। नेक्स्ट देखिए, अब धारा 80 देखिए, नगर पालिका निधि का उपयोग। जो नगर पालिका निधि आई थी कहां पर आई थी, सोचिए। धारा 79 के अंदर जो नगर पालिका निधि आई थी, म्युनिसिपैलिटी फंड आया था, उस फंड के अंदर पैसा दो तरीके से आ रहा था। एक तो हम लोगों ने कहा कि रेवेन्यू इनकम है, राजस्व आय है, और दूसरा कौन सा है, पूंजीगत आय है। समझ गए ना आप लोग? अब तो समझ गए डिफरेंस इसके अंदर। जो पैसा आ रहा है अब उसका उपयोग कैसे होगा उसके बारे में लिखा हुआ है कि नगर पालिका निधि का उपयोग कैसे होगा। नगर पालिका निधि का उपयोग, नगर पालिका निधि में समय समय पर जमा किए गए धन का उपयोग इस अधिनियम में बनाए गए नियमों, विधियों व उपविधियों के अधीन लागतों के संदाय के लिए किया जाएगा। अब कुछ भी डिफाइन नहीं कर रहा है कि पैसे कहां पर होंगे, लेकिन ये कह रहा है कि अधिनियम में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। कहां पर पढ़ा भाई? देखिए कहां पर पढ़ा था, एक तो हमने पढ़ा था, देखिए धारा 159 में। धारा 159 में क्या है, मास्टर विकास योजना। मास्टर विकास योजना कितने साल के लिए, 20 साल के लिए। पैसा खर्च होगा कहां से आएगा, नगर पालिका निधि से। ठीक है, वार्षिक योजना कहां से आएगा पैसा, यहां से आएगा पैसा। ठीक है, निष्पादन योजना, बताइए निष्पादन योजना कितने साल के लिए होती है, निष्पादन योजना कितने साल के लिए होती है? कैप्टन, अनुराधा शर्मा, भरत मीना, बताइए निष्पादन योजना कितने साल के लिए होती है, कमेंट सेक्शन में बताइए। आगे देखिए धारा 81, 81वीं धारा क्या कहती है, नगर पालिका निधि में से तब तक संशय नहीं किया जाना जब तक कि वह बजट अनुदान में समाविष्ट न हो। संशय मतलब खर्च, इसको हम लोग कहते हैं एक्सपेंडिचर, इसको हम लोग कहेंगे खर्च। ठीक है, तो नगर पालिका निधि में से तब तक पैसा नहीं किया जाएगा। लूसीफर, वीरा सिंह, बहुत अच्छा, ये होती है गजब बात। भरत मीना, प्रिया चौधरी, मतलब आप लोग दिल जो है वो बड़ा खुश कर देते हो। एक क्वेश्चन मैं पूछूं, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आता है, बहुत अच्छा। कैप्टन अपनी अलग ही गणित में लगा हुआ है ना, 5 साल के लिए, 5 साल के लिए, वेरी गुड। नहीं 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 नहीं, चंद्रभान 1 साल के लिए नहीं होती, 1 साल के लिए होती है वार्षिक योजना, निष्पादन योजना होती है 5 साल के लिए, और मास्टर विकास योजना होती है 20 साल के लिए। ठीक है, तो नगर पालिका निधि का उपयोग वहां पे किया जाएगा, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, नगर पालिका निधि में से पैसा तब तक जो है नहीं निकाला जाएगा जब तक कि बजट अनुदान में उसका समावेश ना हो। तो बजट के अंदर उसका उल्लेख किया गया हो,
अर्थात व्यय का उल्लेख चालू बजट अनुदान में करना होगा। इसको याद कर लीजिए, व्यय खर्च जो है उसका उल्लेख चालू बजट अनुदान के अंदर करना होगा, तभी आप पैसा खर्च कर सकते हैं। यह धारा निम्नलिखित मामलों पर लागू नहीं होगी। मतलब क्या कहना चाह रहा है ये धारा? ये कह रहा है कि यह धारा निम्नलिखित मामलों पर लागू नहीं होगी। कौन सी धारा? धारा 81। क्या है उसके अंदर? मतलब अगर आपने बजट के अंदर उसका अनाउंसमेंट नहीं किया है तो भी आप खर्च कर सकते हैं। किस किस में है? कर या अन्य धन जो इस अधिनियम के द्वारा प्राधिकृत है, रिफंड और ऑफ टैक्सेस एंड अदर मनी। ठीक है, रिफंड ऑफ टैक्सेस एंड अदर मनी, संविदाओं यानी कि संविदाकारों या अन्य व्यक्तियों से संबंधित या नगर पालिका द्वारा भूलवश संग्रहित धन। अब उसको भी जो है, जैसे भूलवश संग्रहित धन आ गया है, अब उसको भी बजट में जो है भाई भूलवश आ चुका है, वापस देना पड़ेगा। भाई पैसा मान लीजिए गलती से आपके पास में आ गया है, भूलवश आ गया है, देना पड़ेगा ना वापस। अब उसके लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है कि आप बजट में उसका उल्लेख करो कि भाई साहब वहां से गलत पैसे आ गया था, हमको लौटाना है, तो बजट के अंदर अनाउंसमेंट हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलिए, राज्य सरकार द्वारा लोकहित में तत्काल अपेक्षित धन। राज्य सरकार द्वारा लोकहित के अंदर कोई अर्जेंट मनी है तो भी उसके लिए बजट में जो है समावेश होने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग उसको खर्च कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, धारा 81 देखिए, नगर पालिका निधि, ये तो हो चुका है। अच्छा, उसी में ही है ये, देखिए, खतरनाक रोगों के फैलने पर, प्राकृतिक या प्रौद्योगिकी खतरों के होने पर या किसी अन्य अत्यावश्यक मामले में नगर पालिका द्वारा विशेष उपायों पर उपगत वेतन मजदूरी की मदें व राशि। ठीक है, तो ये जो है वो बजट के अंदर इसका उल्लेख करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा जो है पैसे खर्च कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई खतरनाक रोग फैल गया है, कोई प्राकृतिक या प्रौद्योगिक खतरा होने पर पैसा सीधा खर्च कर सकते हैं। रिफंडेबल मनी नहीं आएगी। हाँ, रिफंडेबल मनी नहीं आएगी इसके अंदर। भाई रिफंडेबल मनी नहीं आएगी, भूलवश जो है, भूलवश वो पैसा इकट्ठा कर लिया है। ठीक है, रिफंड ऑफ टैक्स एंड अदर मनी, कोई दूसरी मनी जो कि गलती से इकट्ठी हो चुकी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, धारा 82, धारा 82 देखिए अब। अच्छा, आपको पता है अभी 11 बजे क्लास है, अभी 11 बजे क्लास है आप लोग की, बोलिए पता है? अभी इस क्लास के बाद में आप लोग की एक क्लास और है। हमारी दोपहर में जो 2 बजे वाली क्लास नहीं हो पाई थी मुख्यमंत्री की, वो इस क्लास के बाद में रखी गई है। ठीक है, चलिए अब देखिए, हम लोग बात करते हैं धारा 82 की, 82 की। लोकहित में तत्काल अपेक्षित संकर्मों के लिए नगर पालिका निधि में से अस्थायी संदाय, ठीक है, टेम्परेरी पेमेंट फ्रॉम म्युनिसिपल फंड फॉर वर्क अर्जेंटली रिक्वायर्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट। अगर कोई लोगों के लिए आवश्यक रूप से पैसा खर्च करना है, इस कंडीशन के अंदर, इस कंडीशन के अंदर नगर पालिका निधि में से टेम्परेरी पैसा निकाल लिया जाएगा। देखिए क्या कहता है, राज्य सरकार के द्वारा लिखित आवेदन पर नगर पालिका किसी भी समय मुख्य नगर पालिका अधिकारी से ऐसे किसी कार्य के निष्पादन की जिसे राज्य सरकार ने लोकहित में तत्काल अपेक्षित के रूप में प्रमाणित किया हो, उसको नगर पालिका निधि में से टेम्परेरी निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए, इस प्रकार निष्पादित समस्त कार्यों की लागत और ऐसे कार्यों के निष्पादन के लिए अनाप, अनाप मतलब प्रॉपर टेक्निक राज्य सरकार के द्वारा दिए जाएंगे और पुनः नगर पालिका निधि में जमा कर दिया जाएगा। सुनिए ये धारा कहती क्या है। अगर कोई पैसा लोकहित में तत्काल अपेक्षित है तो नगर पालिका निधि में से टेम्परेरी बेसिस पर पैसा निकाल लेंगे। इसके लिए राज्य सरकार लिखित में ऑन रिटर्न जो है पेपर पर वो लिख कर दे देगी कि हमको पैसे की जरूरत है। ठीक है, ले जाइए। जब आपके वो पैसा काम में आ रहा है, काम में आ चुका है, पैसा वापस रिटर्न आया आपके पास में, तब जो है वापस नगर पालिका निधि में जमा करा देना। ठीक है, हम लोग देखते हैं दोस्ती यारी के अंदर क्या कहते हैं, भाई अभी तू पैसे ले जा, जब भी तेरे पास में पैसे आए तो मुझे वापस लौटा देना। ठीक है, वैसे ही यहां पर है कि यहां पर टेम्परेरी जो है वो पैसा दिया गया है और जब आए तो वापस लौटा देना। बोलो समझ में आ रहा आप लोगों के? हर्षा, सुमन परिहार, वीरा सिंह, जैसे मान लीजिए आपके पास में पिताजी ने जो है आपको 50,000 रुपए दिए, आपने अपने पास में रख लिए। अब आपका दोस्त आपके पास में आता है कि यार मुझे जो है 10,000 रुपए की जरूरत है, तो आपने बोला कि यार मेरे पैसे तो है नहीं, वो तो पिताजी के पैसे हैं। बोले यार तू दे दे मेरे को, एक बार मेरा काम निकल जाने दे, जैसे मेरा काम निकल जाएगा मेरे पास पैसे आते ही मैं वापस तेरे को दे दूंगा, तो उसमें वापस रख देना, तेरे 50,000 पूरे हो जाएंगे। आप सोचेंगे 10 बार, बोले यार क्या करूं क्या करूं, सिर को 10 बार घुमाएंगे कि दोस्त, दोस्त बड़ा के पैसा है ना, वैसे तो पैसा बड़ा है ना प्रैक्टिकली, लेकिन खैर कोई बात नहीं, दोस्ती यारी में चलता है।
तो 10,000 उसको दे दिए, उसको कहा कि जब आए तब लौटा देना। ठीक है, ओके। आगे देखिए धारा 83 देखिए, नगर पालिका सीमाओं के बाहर व्यय करने की शक्ति। नगर पालिका सीमाओं की बाहर व्यय करने की शक्ति। सबसे पहली बात यह है कि नगर पालिका सीमा के बाहर खर्च करने की क्या जरूरत पड़ गई है, पहले तो वो समझिए। देखिए कहते हैं कि जितनी चादर होती है उतनी पैर पसारने चाहिए, लेकिन इसका कहावत का उल्टा भी हो सकता है। क्यों ना चादर ही लंबी कर ली जाए ताकि पैर आराम से फैल कर जो है वो सोया जाए। चादर तो लंबी हो सकती है, आजकल कहावतें जो है पुरानी वाली चेंज कर दी गई हैं। वर्तमान जो फिलोसफर है वो हमारे जैसे हैं जो कि कहावतों को चेंज कर देते हैं, है ना, अनाड़ी है हमारे जैसे। तो नगर पालिका सीमाओं की बाहर व्यय करने की शक्ति, नगर पालिका के बाहर व्यय इसलिए हो रहा है ताकि नगर पालिका में 2 रुपए की आमदनी हो सके। ठीक है, इसीलिए सुनिए अब क्या है। खर्च करने की अनुमति कौन देगा? राज्य सरकार। और पैसा कहां से खर्च होगा? नगर पालिका निधि से। क्यों खर्च होगा? क्योंकि फिजिकल एसेट्स वहां पे बनाने हैं। मतलब मान लीजिए कोई पावर प्लांट वहां पर लग रहा है, या फिर मान लीजिए कि कोई दूसरा ही कोई प्लांट लग रहा है वहां पे, है ना, नगर पालिका की तरफ से। ठीक है, कोई फूड ग्रेन्स का लग रहा है, कोई मिनी फूड पार्क लग रहा है। इस तरीके से संसाधनों के रखरखाव के लिए मान लीजिए कोई पहले से ही प्लांट है, उसके लिए पैसा खर्च करना है तो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। राज्य सरकार इन समस्त परियोजनाओं के लिए विभिन्न वर्गों की नगर पालिकाओं के लिए नियम बना सकेगी। अब देखिए क्या कह रहा है, राज्य सरकार ये जो तमाम योजनाएं हैं इसके लिए नियम बना सकती है। वो जैसे जैसे बोलेगी वैसे वैसे पैसा खर्च करना है। हाँ बिल्कुल, चादर ही लंबी कर लेंगे। आगे देखिए धारा 84, 84वीं धारा क्या कह रही है। आज क्या बात है, कहां चले गए सारे विद्यार्थी? इधर हैं भाई? नहीं, उपधारा याद नहीं करनी है चंद्रभान, उपधारा याद नहीं करनी है। नितेश, कैप्टन, जानी, वीरा सिंह, प्रतीक, चलिए बहुत अच्छा है, इधर समझ में आ रहा है आप लोगों को। 84, 85 पे चलते हैं। 84 तक हो गया क्या? नहीं 84 नहीं हुआ, 83 तक हुआ। यहां पे देखिए विशिष्ट प्रयोजनों के लिए, विशिष्ट प्रयोजनों के लिए नगर पालिका निधि का उपयोग। नगर पालिका निधि का उपयोग, विशिष्ट प्रयोजन मतलब देखते हैं। उपयोग की अनुमति कौन देगा? राज्य सरकार। उपयोग कहां से? नगर पालिका निधि से। राज्य सरकार इन समस्त परियोजनाओं के लिए विभिन्न वर्गों की विशिष्ट प्रयोजन। देखिए आप तो विशिष्ट प्रयोजन क्या है? विशिष्ट प्रयोजन है कि साहब हमारे नगर पालिका क्षेत्र में आजकल बैटरी की गाड़ियां खूब चल रही हैं, तो हम लोग बैटरी के पावर स्टेशन लगाना चाहते हैं जहां पे बैटरी चार्ज हो सके। ये हमारा क्या है? विशिष्ट प्रयोजन है। इसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए पैसा खर्च करना है। कहां से किया जाएगा? नगर पालिका निधि से। लेकिन अनुमति कौन देगा? राज्य सरकार। कहां से खर्च होगा? नगर पालिका निधि से। मतलब पैसा नगर पालिका का है, मतलब पैसा आपका है, लेकिन अनुमति कौन देंगे? पिताजी देंगे। समझ गए आप लोग? पैसा आपका है, आपने कमाया है, हर काम के लिए अनुमति कौन देंगे? पिताजी देंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि पिताजी एक्सपीरियंस है भाई, इसीलिए पैसा नगर पालिका का है और अनुमति कौन देगा? नगर पालिका देगी। ठीक है, चलिए क्लियर है। आगे देखिए धारा 85, लेखाओं का प्रचालन, ऑपरेशन ऑफ अकाउंट। लेखाओं का प्रचालन, अगर किसी को 344 धाराएं पूरी याद हो तो वो पेपर क्लियर कर पाएगा या नहीं? नहीं, नहीं कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। केवल और केवल 340 धाराएं याद करने से कुछ भी नहीं होगा, है ना। देखिए पेपर आपका अप्लाइड आने वाला है, मैं अभी भी कह रहा हूं पेपर अप्लाइड आएगा। आप चीजों को अच्छे से रिवाइज कीजिए। क्वेश्चन को अगर घुमा देता है तो आप में से बहुत सारे विद्यार्थी घूम जाएंगे, इसलिए हर तरीके से क्वेश्चन को करने की प्रैक्टिस कीजिए। बोलिए आगे देखिए धारा 85 क्या कह रही है? लेखाओं का प्रचालन, ऑपरेशन ऑफ अकाउंट। राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन लेखाओं का प्रचालन नगर पालिका निधि से किया जाएगा। अब देखिए लेखाओं का प्रचालन है क्या? अकाउंट सभी के पास में है। अकाउंट के अंदर क्या होता है? आय होती है और व्यय होता है, पैसा आता है और पैसा जाता है। इसको हम लोग कहते हैं उस अकाउंट का ऑपरेशन होना। ऑपरेशन मतलब उसका एक्टिव होना, चालू रखना उसका। ठीक है, तो जब भी उसके अंदर एक्टिवेशन कुछ होगा, ऑपरेशन वगैरह होगा, तो राज्य सरकार जैसे जैसे नियम बनाएगी वैसे उन नियमों के अनुसार हमको चलना पड़ेगा। ठीक है, इतना सिंपल सा, ज्यादा टफ नहीं है। आगे देखिए धारा 86, अधिशेष धन का इन्वेस्टमेंट। अधिशेष धन, सबसे पहले ये देखिए कि अधिशेष धन होता क्या है। मान लीजिए कि आपकी इनकम जो है वो 1000 रुपए है, ठीक है, और आपका खर्चा जो है वो 800 रुपए है पूरे महीने का। ना तो इनकम इतनी हो सकती है ना आपका खर्चा इतना हो सकता है, लेकिन फिर भी एग्जांपल के लिए देखिए
आपका जो है इनकम 1000 रुपए है और खर्चा 800 रुपए है। अब आपके पास में 200 रुपए बच रहा है ना? 200 रुपए बच रहे हैं ना? अब आप क्या क्या करेंगे? 200 रुपए का बोले यार कहाँ खर्च करूं मैं? कहाँ खर्च करूं? बचा लूं या इन्वेस्ट कर दूं? है ना? तो 200 रुपए की खुजली जो है आपको होती रहेगी कि यार क्या करूं क्या करूं? पैसा बचाने की आदत नहीं है आप लोगों को। लेकिन जो पैसा बच चुका है उसको हम लोग कहते हैं सरप्लस मनी। वो है सरप्लस मनी और इसका इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाएगा वो धारा 86 में लिखा हुआ है। ठीक है? कैसे याद करेंगे? आप लोगों को पता होगा कि 86वां संविधान संशोधन कहां पर कब किया गया था? 2002 के अंदर किया गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर किया गया था और उसके तहत शिक्षा का अधिकार जो है वो प्रदान किया गया था। तो जब भी शिक्षा के ऊपर पैसा खर्च होता है तो वो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब रिटर्न जरूर आएगा शिक्षा के ऊपर। तभी तो मैं आप लोगों से कहता हूं टेस्ट सीरीज खरीद लो भाई, गजब की टेस्ट सीरीज बनाई है, वो इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न आएगा कंफर्म, है ना? चलिए, तो शिक्षा का अधिकार क्या है? अनिवार्य अधिकार है, इन्वेस्टमेंट होगा, रिटर्न आएगा। तो जो भी आपके पास में अतिरिक्त पैसा है उसको एजुकेशन पे खर्च कर दीजिए। मतलब धारा 86 कहती है अधिशेष धन का इन्वेस्टमेंट राज्य सरकार के नियमों के अधीन नगर पालिका निधि के एक लेखा शीर्ष में से अन्य लेखा शीर्ष में पूर्णतः या अंशतः अंतरित किए जा सकते हैं। यहां पर देखिए क्या कहना चाह रहा है, थोड़ी सी धारा टिपिकल है लेकिन आपको समझने की जरूरत है। बिल्कुल भरत मीणा सही कह रहे हैं कि धाराओं को रटने से कुछ भी नहीं होगा। हवा ही नहीं लगी। हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूं धारा को रटने से कुछ भी नहीं होगा, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, ओके, क्लियर है इतना? ध्यान दीजिए, सेशन को एक बार आप लोग जरूर शेयर कर दीजिए। जो भी विद्यार्थी चैनल के ऊपर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। अधिशेष धन का इन्वेस्टमेंट क्या है? सबसे पहले इस लाइन को समझिए। राज्य सरकार के नियमों के अधीन नगर पालिका निधि के एक लेखा शीर्ष में से अन्य लेखा शीर्ष में पूर्णतः अंशतः अंतरित किया सकते हैं। मान लीजिए, इस चीज को आप लोग ऐसे समझिए कि नगर पालिका का जो अकाउंट है, ठीक है, नगर पालिका का अकाउंट है, उसमें आप खर्च की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, मान लीजिए कि निर्धारित किए हैं। सबसे पहले देखिए, निर्धारित हमने क्या किया है? निर्धारित हमने किया है कि 100 रुपए हम लोग खर्च करेंगे किसमें? खाने के अंदर। ठीक है, फिर हमने निर्धारित किया है कि 200 रुपए हम लोग कहां पर खर्च करेंगे? 200 रुपए घूमने में खर्च करेंगे। ठीक है, और 500 रुपए की हम लोग पिक्चर देख के आएंगे। पिक्चर देखना जरूरी है, फिल्म देख के आएंगे। ओके, सब कुछ हो गया, घूमना फिरना फिल्म सब कुछ हो गया है। ये तो निर्धारित किया था हमने, है ना? लेकिन हुआ क्या? एक्चुअल में हुआ क्या, है ना? हुआ क्या? खाने पे तो खर्च हो गए हमारे 150 रुपए। बोले यार 150 रुपए खर्च हो गए यहाँ पे। अब बोले यहां से आपने क्या किया कि अब यार घूमने का खर्चा कम करना पड़ेगा, तो आपने क्या किया? इसका खर्चा कम कर दिया, इसको भी आपने 150 रुपए कर दिया। बोला पिक्चर में तो कम नहीं हो सकते, वो तो अपना पैसा लेगा, तो हमने 500 के 500 उसको दे दिए, ये लीजिए। तो यहां पे हमने क्या किया कि जब पैसा इसके पास में कम पड़ रहा था, खाने के लिए पैसा कम पड़ रहा था, तो 50 रुपए हमने इससे उधार ले लिए। ठीक है, इसको कहते हैं ट्रांसफर करना, परिवर्तन करना। तो जो भी अकाउंट है उसके अंदर चेंज हो सकता है इस तरीके से। तो ये कह रहा है कि ये जो अकाउंट के अंदर चेंज है, ये राज्य सरकार जैसे जैसे नियम बनाती है तो एक अकाउंट में से पूर्णतः या अंशतः जो अंतरित किया सकते हैं उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ये समझ में आ गया? चलिए आगे देखिए, वाणिज्यिक परियोजनाओं के लेखा शीर्ष के लिए यह बात लागू नहीं होगी। मतलब ये सारी बातें सबके लिए लागू हैं, लेकिन कोई कमर्शियल एक्टिविटीज की जा रही हैं, कमर्शियल कोई परियोजनाएं हैं, प्रोजेक्ट है, उस पर लागू नहीं होगी। जैसे बाजार का निर्माण हो रहा है, पैसा वहां पे खर्च हो रहा है, नगर पालिका बना रही है, कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, उसके लेखा शीर्ष में ये जो चेंजेस हैं वो नहीं हो सकते। अर्थात नगर पालिका निधि के वाणिज्यिक परियोजना लेखा में जमा अधिशेष धन नगर पालिका निधि के सामान्य लेख में अंतरित नहीं किया जाएगा। समझ रहे आप लोग क्या कह रहा है? नगर पालिका निधि के वाणिज्यिक परियोजना लेखा में जमा अधिशेष धन नगर पालिका निधि के सामान्य लेखा में अंतरित नहीं किया जाएगा। मतलब वाणिज्यिक जो परियोजनाओं के लिए पैसा निर्धारित है वो वहीं खर्च होगा, ना तो कम पड़ने पर किसी दूसरे से ले सकते हैं, ना ज्यादा हुआ तो किसी दूसरे को दे सकते हैं, वो हमेशा पैसा उसी के लिए रिजर्व होगा। ये आपको समझने की जरूरत है। फिर देखिए, यदि अधिशेष धन को दूसरे लेखा शीर्ष में स्थानांतरित नहीं किया गया है तो वह लोक प्रतिभूतियों में खर्च किया जाएगा। अब देखिए, यहां पर मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल समझाया था, क्या कि भाई 100 रुपए हम लोग खाने पे खर्च कर रहे थे, है ना? लेकिन यहां पे खर्च हो गया 150। अब
ये कह रहा है कि 200 रुपए घूमने पे खर्च हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कटौती कर दी गई। अब इसके लिए एक दूसरी कंडीशन भी है जो कि ये कह रहा है, क्या कह रहा है ये, कि स्थानांतरित नहीं किया जाएगा अधिशेष धन को। अगर मान लीजिए कि हम लोग जो है, अब मान लीजिए कि हमने कंडीशन को थोड़ा चेंज कर दिया है, हम लोगों ने 100 रुपए खाने पे खर्च कर दिए, लेकिन 200 में से 100 रुपए ही हम लोग घूमने पे खर्च कर पाए, 500 रुपए हम लोग फिल्म पे खर्च कर पाए, तो हमारे पास में बच कितने गए, 100 रुपए हमारे पास में बच गए। मतलब घूमने के जो 200 रुपए थे उसमें से 100 रुपए हमने बचा लिए। अब हमने ये जो अधिशेष धन था इसको हम लोग कहीं खर्च नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है ये पैसा कहां पे खर्च किया जाएगा, लोक प्रतिभूतियों में खर्च किया जाएगा। लोक प्रतिभूति, पब्लिक सिक्योरिटी, पब्लिक सिक्योरिटी के अंदर, समझिए आप लोग। तो अधिशेष धन को दूसरे लेखा शीर्ष में स्थानांतरित अगर नहीं किया गया है तो लोक प्रतिभूतियों या फिर लघु बचत योजनाओं में उसको खर्च किया जाता है, ताकि वहां से रिटर्न मिल सके। आगे देखिए भाई, समझ में आ रहा है? आज की क्लास बहुत टफ है, लेकिन समझ में आनी चाहिए आप लोगों को। सर राजस्थान पॉलिटी में नागरिक अधिकार पत्र वाला टॉपिक करवा दो कल, ठीक है। चंद्रभान, ठीक है। अभी आपने ये बोला, कल कोई जो है ना दूसरा स्टूडेंट बोला सर नहीं नहीं ये नहीं कराओ, वो करा दो। हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक चल रहे हैं, ठीक है। बोलिए, इतना समझ में आ गया भाई? थोड़ा सा ये टॉपिक टफ है, समझ में आ गया तो बता दीजिए। अब सेशन को एक बार आप लोग जरूर शेयर कर दीजिए। जो भी विद्यार्थी नए हैं चैनल पर, एक बार आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। लूसीफर, मयूर पुरोहित, नेहा माहेश्वरी हमारे पास तो बचा ही नहीं। बचेगा बचेगा, नौकरी लग जाइए आराम से बढ़िया से, फिर बचेगा खूब सारा। क्लियर है? वेरी गुड। आगे देखिए, धारा 87 देखिए, नगर पालिका का बजट प्राक्कलन तैयार करना। बजट प्राक्कलन मतलब बजट एस्टिमेट। बजट एस्टिमेट हम लोग कहते हैं इसको, बजट एस्टिमेट। और बजट एस्टिमेट क्या है? जैसे मान लीजिए कि आपकी बहना की शादी है और बहना की शादी के अंदर भाई जो है वो जम के पैसे खर्च करता है। अब उसने एस्टिमेट लगाया कि मैं बहन की शादी के अंदर खर्च करूंगा 30 लाख रुपए, है ना। 30 लाख खर्च किए, है ना। सोच तो लिया कि भाई 30 लाख रुपए मैं खर्च करूंगा। अब बहन ने बोला कि भाई मुझे तो गाड़ी जो है ना वो ये वाली चाहिए, अंगुली रख दी कि 25 लाख वाली गाड़ी पे, कि मुझे तो 25 लाख की गाड़ी चाहिए। अब भाई का बजट बजट जो है बिगड़ गया। बोला यार 30 लाख तो पूरी शादी पे खर्च कर रहे थे, 25 लाख की इसने तो गाड़ी ले ली, मतलब 5 लाख में कैसे शादी होगी। तो क्या हुआ, बजट एस्टिमेट बिगड़ रहा है अब, है ना। तो अनुमान जो लगाया उसके अनुसार काम नहीं हो रहा है। तो नगर पालिका बजट प्राक्कलन तैयार करना मतलब बजट एस्टिमेट है, चेंज हो सकता है वो। देखिए कब तैयार होगा, 15 जनवरी से पूर्व। 15 जनवरी से पूर्व जो है वो नगर पालिका बजट तैयार होना चाहिए, ठीक है। किसके द्वारा तैयार होगा? मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा। फिर उसमें उद्देश्य क्या होगा? आय और व्यय का प्राक्कलन। राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन पर बजट में ये भी शामिल होंगे, नए पदों का सृजन, नए सदन का क्रय, प्राइवेट संस्था को या व्यक्ति को अनुदान, ठीक है। ये तो ऑलरेडी आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते होंगे, ठीक है। ये तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि बजट प्राक्कलन को 15 जनवरी से पूर्व जो है वो तैयार किया जाना चाहिए। फिर देखिए, बजट प्राक्कलन उन दरों को वर्णित करेगा जो अगले वर्ष में नगर पालिका लागू करने वाली है, ठीक है। बजट प्राक्कलन चलिए, तो बजट प्राक्कलन अगले वर्ष के दौरान उधार के रूप में जो राशि ली गई है उसका भी जो है वो वर्णन करता है। तो बजट एस्टिमेट के अंदर बेसिकली किस किस का वर्णन किया जाता है? अगले वर्ष जो पैसा खर्च होगा उसका, और जो उधार के रूप में ली गई है पैसा उसका जो है वो क्या किया जाता है, इसमें हम लोग जिक्र करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए धारा क्या कहती है। देखिए बजट का प्रस्तुत, देखिए बजट तैयार होगा 15 जनवरी से पहले पहले। हमने अभी तैयार की क्या देखी कि बजट तैयार जो होगा वो 15 जनवरी से पहले पहले होगा, 15 जनवरी से पूर्व होगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि बजट प्रस्तुत कब होगा? 31 जनवरी से पहले पहले। बजट जो प्रस्तुत होगा वो 31 जनवरी से पहले पहले होगा। इसकी डेट का निर्धारण कौन करेगा? कार्यपालक समिति करेगी। कार्यपालक समिति जो है इसकी डेट का निर्धारण करेगी। फिर बजट पारित होगा 15 फरवरी से पहले पहले। तो ये डेट जो है ना वो आप लोग को बहुत अच्छे से याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है। ये जो डेट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, चलिए क्लियर है। ये डेट जो है वो आप लोगों को ट्रीटमेंट कराओ सिस्टम का, ठीक है, हाँ बड़े भाई बहुत ट्रीटमेंट कराएंगे भाई, ट्रीटमेंट कराएंगे, पैसा लगता है भाई, पैसा है ना राधुलाल पैसा लगता है भाई ट्रीटमेंट का, अभी लगे हैं तो इसमें 30,000 रुपए खर्च हो जाएंगे अभी, इतना तो जो है अभी टेस्ट सीरीज आपके लिए 199 कर रखी है, 99 संपूर्ण पाठ्यक्रम टेस्ट सीरीज कैसे करवाएं, ठीक है। चलिए देखो इधर जैसा है वैसे काम निकालेंगे, बस एग्जाम पास करना है हमको तो, है ना। फिर देखिए धारा 88 देखिए क्या कहता है कि नगर पालिका के बजट पर आकलन को मंजूरी, है ना, नगर पालिका का जो बजट है उसके एस्टिमेट को मंजूरी कौन देगा। तो राजस्थान नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा इसको प्रतिस्थापित किया गया, जो कि लागू हुई थी 24 नवंबर 2010 को। नगर पालिका बजट प्राकलन पर विचार करेगी, नगर पालिका बजट एस्टिमेट पर विचार करेगी तथा प्रत्येक 15 फरवरी तक परिवर्तन के साथ राज्य सरकार को प्रस्तुत कर देगी। कब? 15 फरवरी तक राज्य सरकार को क्या कर देगी, प्रस्तुत कर देगी। ओके, राज्य सरकार के निर्देश नगर पालिका के लिए बाध्यकारी होंगे। नगर पालिका के जो भी निर्देश हैं किसके लिए बाध्यकारी होंगे, नगर पालिका के लिए। नगर पालिका 15 जनवरी तक बजट प्राकलन पारित करने में असफल रहती है तो 28 फरवरी तक उसे राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना मुख्य नगर पालिका अधिकारी का क्या होगा, दायित्व होगा। ठीक है, चलिए तो याद है ना आपको डेट्स मैंने क्या क्या बताई हैं। 15 जनवरी से पूर्व बजट को तैयार करना है, ठीक है। 31 जनवरी से पूर्व बजट को पेश करना है। 15 फरवरी से पूर्व बजट को पारित करवाना है, ठीक है। और 15 फरवरी को अगर पारित नहीं होता है तो फिर 28 फरवरी को बजट पारित होना ही होना चाहिए और वो दायित्व किसका होगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी का दायित्व होगा। वेरी गुड। अब देखिए उल्लंघन पर उत्तरदायी कौन होगा। देखिए मान लीजिए अगर ये डेट्स जो मैंने आपको बताई हैं अगर इनका उल्लंघन होता है तो फिर क्या होगा, अध्यक्ष मुख्य नगर पालिका अधिकारी अथवा मंजूरी या आदेश करने वाले अधिकारी जो है वो इसके उल्लंघन के लिए उत्तरदायी होता है। तो डेट्स मैंने आप लोगों को क्या क्या बताई है, सबसे पहले 15 जनवरी है ना, फिर 31 जनवरी, फिर 15 फरवरी, फिर 28 फरवरी। ये डेट्स आप लोग याद कर लेना, ये डेट्स आप लोग याद कर लेना, ठीक है। वेरी गुड। आरती शर्मा, सुमन गुजर, जानी यादव, अनुराधा शर्मा, सुमन परिहार, नेहा शर्मा, ओके, राधुलाल, ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड, माखन लाल, ठीक है। ये डेट्स आप लोग जरूर याद कर लेना। अब देखिए धारा 89 क्या कहती है, बजट अनुदान को परिवर्तित करने की शक्ति। भाई मैंने क्या कहा, बजट एस्टिमेट था वो तो चेंज हो सकता है ना। जब बहना की शादी में 25 लाख रुपए की गाड़ी उसने ले ली कि भैया मुझे तो यही गाड़ी चाहिए, है ना। अब बजट बिगड़ेगा, अब उसको चेंज भी तो कर सकते हैं। देखिए शक्ति किसके पास में है बजट को चेंज करने की, नगर पालिका के पास में। उद्देश्य क्या है, कोई मान लीजिए अप्रत्याशित आवश्यकता को पूर्ण करना है, यह समस्त परिवर्तन वित्त समिति के सिफारिश पर होगा। भाई अगर चेंज करना है तो पिताजी उसमें बताएंगे कि हाँ कोई बात नहीं, उसने अगर जो है 30 लाख का तेरा एस्टिमेट था तो कोई बात नहीं चेंज कर सकते हैं, लेकिन पिताजी बताएंगे तभी हो सकता है, वो ऐसे नहीं होगा, खुद की मनमर्जी से नहीं। वैसा ही यहां पर लिखा हुआ है कि वित्त समिति की सिफारिश पर ही बजट अनुदान बदल सकता है, ठीक है। लेकिन बदलने की शक्ति किसके पास में है, नगर पालिका के पास। परिवर्तन होगा ही क्यों, क्योंकि कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ गया है ना, अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ गया है इसलिए चेंज कर रहे हैं हम लोग। फिर देखिए धारा 89 ए क्या कहती है, नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवा निधि का गठन। नगरीय जो गरीब हैं उनके लिए आधारभूत सेवा निधि, ठीक है। सबसे पहले तो निधि का नाम याद कर लीजिए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करके भेजिए। आधारभूत सेवा निधि का उल्लेख कौन सी धारा में किया गया है, धारा 89 ए में किया गया है। इस धारा को राजस्थान नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो कि 24 नवंबर 2010 को लागू हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है, गंदी बस्तियों का कल्याण, गंदी बस्तियों का कल्याण नगर पालिका के वार्षिक बजट अनुदान में न्यूनतम 25% गंदी बस्तियों के लिए चिन्हित करना होगा, ठीक है। उद्देश्य क्या है, गंदी बस्तियों का कल्याण, ठीक है। समझ आ गया आप लोगों को। ये जो नगर पालिका निधि है, आधारभूत सेवा निधि है, इसका उद्देश्य है गंदी बस्तियों का कल्याण। नगर पालिका के वार्षिक बजट अनुदान में 25% राशि गंदी बस्ती के लिए चिन्हित होगी। अगर राशि बच जाती है तो वह व्यपगत नहीं होगी, ये वर्ड बार बार में यही आता है, व्यपगत मतलब लैप्स नहीं होगी, तथा वह आधारभूत सेवा निधि में जमा हो जाएगी, ठीक है। तो निधि का नाम क्या है, आधारभूत सेवा निधि,
धारा 89A। वेरी गुड, रट गया आप तो बोलिए, रट चुका है, वेरी गुड। ठीक है, तो चलिए आज हम लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और अभी 11 बजे मतलब 5 मिनट के बाद में आप लोगों से वापस मुलाकात होगी मुख्यमंत्री वाला चैप्टर। क्योंकि क्योंकि बताइए क्यों आज मैंने ये चैप्टर वापस लिया है 11 बजे, बताइए। मैं चाहता तो इस चैप्टर को मैं कल करवा सकता था, मुख्यमंत्री वाले चैप्टर को। भाई आज दोपहर में क्लास नहीं हो पाई थी, मुख्यमंत्री वाली प्रॉब्लम थी, टेक्निकल इशू था। मैं चाहता तो इस क्लास को कल भी ले सकता था ना। 11 बजे क्यों ही वो कंडक्ट करवाई जा रही है, क्योंकि मुझे पता है 50 क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन कराने में मुझे 1.5 घंटा लगेगा, है ना। लेकिन फिर भी वो क्लास 11 बजे क्यों रखी गई है, सुन लीजिए मेरी बात, कान खोलकर सुन लेना मेरी बात। अगर जीवन में सफल होना है तो एक चीज करना छोड़ दीजिए। जीवन में अगर सफल होना है तो एक चीज करना छोड़ दीजिए। क्यों? क्या करना? कंफर्ट जोन के अंदर, कंफर्ट जो जोन है इसमें रहना छोड़ दीजिए, कंफर्ट जोन से बाहर आ जाइए। अगर जिस दिन आप बाहर आ गए अपने कंफर्ट जोन से, आपको सफलता क्या, आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। अगर आपने कंफर्ट जोन, बोला नींद आ रही है सो गए, ये क्या, ऐसा नहीं करना है। अपने आप को जो है तपाना है। जिन भी विद्यार्थी ने मुझे फोन किया है, व्हाट्सएप पर मेरी डीपी क्या है बताइए, व्हाट्सएप पर डीपी क्या है बोलिए, कल पर टालना नहीं कंफर्ट जोन से बाहर आना है। मैं सुबह, आप लोगों को पता है, लगभग 5-6 बजे से मैं भी वर्क कर रहा हूं, आप लोगों के साथ में बराबर वर्क कर रहा हूं, लेकिन फिर भी क्लास ली जा रही है 11 बजे और मुझे पता है 12:30 तक क्लास चलेगी। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। जो काम नहीं कर सकते वही करना है। अब तो जो काम नहीं कर सकते काम वही करना है, उसके अलावा काम नहीं करना है। ठीक है, जो और नहीं कर सकता वो काम हम करेंगे, इस तरीके से आपको सोचना है। जो काम दूसरा नहीं करेगा वो काम मैं करूंगा। ठीक है, चलिए ठीक है। बोलिए, कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, करेंगे मेहनत। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो अभी 5 मिनट बाद में आपकी क्लास है मुख्यमंत्री वाला। जितने विद्यार्थी मुझे भी देख रहे हैं सबकी प्रेजेंस मुझे चाहिए अगली क्लास के अंदर, मुख्यमंत्री वाली क्लास में। 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बोलिए। आप लोगों ने व्हाट्सएप पर मेरी डीपी देखी होगी, दो भुट्टे हैं वहां पर, एक तो है कच्चा है, एक सिका हुआ है। कच्चे की कीमत 5 रुपए और सिके हुए की कीमत 20 रुपए। तो जो तपेगा वही चमकेगा। ठीक है, चलिए ओके, तो मिलते हैं 5 मिनट बाद में। सर मैंने, ओके कोई बात नहीं, लक्ष्मीकांत से पढ़ा है तो बहुत बढ़िया बात है ठीक है, चलिए एप्लीकेशन आप लोग को डाउनलोड करनी है। टेस्ट सीरीज आप लोग के लिए अवेलेबल है, पार्ट ए प्लस पार्ट बी की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। पूरी फीस आपको पे करने की जरूरत नहीं है, 299 के अंदर आप लोग पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। टॉपिक वाइज जो टेस्ट सीरीज है इसमें पार्ट बी में 1000 एमसीक्यू हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। ठीक है, संपूर्ण पाठ्यक्रम की जो टेस्ट सीरीज है वो 99 में आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आप लोग जरूर प्रैक्टिस कीजिए इनकी, है ना। दीपक सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, क्योंकि यहाँ पर कल आप लोगों को 500 एमसीक्यू की पीडीएफ आ रही है, गजब की पीडीएफ है वो। आप लोगों का मन प्रसन्न हो जाएगा, आप लोग बोलेंगे कि सर किताब से बेहतर तो ये है। आप लोग किताब पढ़ना छोड़ देंगे, उस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, गजब की पीडीएफ है वो। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से 5 मिनट बाद में। ठीक है, और मुख्यमंत्री वाले चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करते हैं। सभी विद्यार्थी मुझे अभी कमेंट सेक्शन में वापस से चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।